फिजिक्सिफाइड भैया बात करेंगे आज हम पीजीटी का फिजिक्स के पेपर की 2016 में जो पेपर हुआ है 2016 में, तो उसकी बात करेंगे भैया। पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पर, पढ़ देता हूं मैं। अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, एक सोलेनॉइड की लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर, हैज 500 टर्न्स। सोलेनॉइड को हिंदी में कहते हैं धारावाही परिनालिका। तो धारावाही परिनालिका में 500 टर्न्स हैं और उसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है उससे। तो भैया उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सोलेनॉइड के अंदर म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई, एन जो है वो क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो भैया यूनिट लेंथ के टर्न्स की बात हो रही है, एल लेंथ में एन टर्न्स हैं, तो यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे? एन बाई एल इंटू आई। म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 500 और लेंथ 40 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगी 40 इंटू 10⁻²। और आई जो है करंट कितना है? करंट है 1 एम्पियर। तो भैया सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 से ये कैंसिल हो गया, 10 से ये कैंसिल हो गया, ये पाई की जगह रख देते हैं 3.14 इंटू 10⁻⁷ है, ये 10⁻² है, ये ऊपर आएगा तो 10⁻5 हो जाएगा, इंटू अगर हम बात करें तो ये 50 है। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये भैया कितना आ जाएगा? ये 0 है, ये 10⁻5 है, तो ये हो जाएगा कितना? 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴। मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा? 5 1 जा 5 2 7 और 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा 15.7 इंटू 10⁻⁴। तो ये जो है भैया हमारा हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 1.57 इंटू 10⁻³ ऑप्शन है। तो 1.57 इंटू 10⁻³ इसको लिख लेंगे भैया। तो 1.57 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब बात आती है यूनिट की। तो यूनिट क्या होती है? तो यूनिट मुझे पता है, शायद तुमने F = IBL sin थीटा सुना होगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है, अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड से, तो उस पर इतना फोर्स लगता है। तो यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालोगे तो वो आ जाएगी न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? जिसमें है 1.57 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। दूसरा क्वेश्चन देखो भैया। मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण ऑफ अ लूप ऑफ एरिया ए एंड करंट आई इज। अगर एक लूप का एरिया ए है, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो भैया उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा I इंटू ए। अगर इसमें n टर्न्स होते तो हम कह देते NIA। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखें। जैसे वहां होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसी का सगा भाई है ये मैग्नेटिज्म में। Q इंटू 2L आपको याद होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जैसे वहां होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है μ = I इंटू ए। अब देखते हैं भैया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन देखो भैया। द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस। मतलब अगर किसी सब्सटेंस को हमने मैग्नेटाइज कर दिया है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो किसकी वजह से आई है? ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन बोथ फ्री एंड बाउंड करंट्स, दूसरा ऑप्शन है ओनली फ्री करंट, तीसरा ऑप्शन है ओनली बाउंड करंट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
तो भैया किसी सब्सटेंस को अगर मैग्नेटाइज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स होते हैं उनका क्या हो जाता है, अलाइनमेंट हो जाता है। अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में डोमेन्स का अलाइनमेंट हो जाता है और इस वजह से मैग्नेटाइजेशन होता है। लेकिन यहां बात कर रहे हैं फ्री और बाउंड करंट्स की। तो सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो केवल बाउंड करंट्स की वजह से होता है। करंट बाउंड इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो वो फिर से रैंडम हो जाएंगे, फिर से डिसऑरिएंट हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा, इट इज ओनली ड्यू टू बाउंड करंट्स। तो तीसरा हमारा जो है ऑप्शन वो सही है, बाउंड करंट्स। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ उसमें कैसे चेंज होता है, ताप के साथ कैसा परिवर्तन होता है। तो भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटाइजेशन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो मैग्नेटाइजेशन आता है वो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की वजह से आता है। एक ऑर्बिट में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे से कैंसिल हो जाता है, तो एटॉमिक लेवल पर एक एक एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। एक एक एटम भिखारी होता है डायामैग्नेट का। और जब मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाता है, इसका चुंबकीय आघूर्ण घट जाता है और एक एक एटम में नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है 2 डेल्टा m। तो इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, इट इज सोलिली ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। जबकि पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट्स में क्या होता है, वहां पर जो डाइपोल्स हमारे रैंडम होते हैं वो रैंडम डाइपोल्स का अलाइनमेंट होता है, और ये जो अलाइनमेंट है ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। भाई टेम्परेचर कम होगा तो अलाइनमेंट स्ट्रांग होगा, फ्रीजिंग हो जाएगी, फ्रीज हो जाएंगे, सब अपनी जगह पे जम जाएंगे, नहीं हिलेंगे, तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो ज्यादा होगा। तो पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, जबकि डायामैग्नेटिज्म जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा भैया डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर। ताप से इसका कोई रिलेशन नहीं है। डायामैग्नेटिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब भैया देखो अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो भैया। When a wire of uniform cross section of length L, एक तार है, उसका एक समान क्षेत्रफल है और उसकी लंबाई L है, उसका रेजिस्टेंस R है, उसको बेंड कर दिया एक कंप्लीट सर्किल की फॉर्म में, ऐसे ऐसे बेंड कर दिया। तो कह रहे हैं कि दो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स के बीच नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो नेचुरल सी बात है भैया, ये दोनों जो एंड्स हैं, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ आपस में कैसे हो जाएंगे, ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, आपस में समानांतर हो जाएंगे ये। तो भैया अगर हमारी इसकी लेंथ जब L थी और इस पूरी लेंथ का रेजिस्टेंस R था, तो जब हमने लेंथ आधी आधी कर दी विदाउट चेंज इन एरिया, तो तुम्हें पता है भाई R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ आधी हो गई तो रेजिस्टेंस भी आधा आधा हो जाएगा। अब दो वायर हैं, दोनों का रेजिस्टेंस R/2 है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 4/R, तो ये हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू R/4। मतलब जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। फॉर टू रेजिस्टेंस वायर्स ज्वाइंड इन पैरेलल द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज 6/5 ओम। मतलब दो रेजिस्टेंस वायर्स को अगर हमने भैया पैरेलल में जोड़ रखा है तो हमें पता है 1/R1 प्लस 1/R2 से उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 6/5 ओम है, ये दे रखा है। अब भैया एक वायर टूट गया, मान लो R1 टूट गया, R1 नहीं है अब, तो भैया जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हो जाता है कितना, वो हो जाता है 2 ओम।
भाई जब R1 नहीं रहेगा तो अकेला R2 रह जाएगा। इसका मतलब R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R2 की वैल्यू दे रखी है 2 ओम। तो ब्रोकन वायर की मतलब R1 की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है, तो रख दो भैया वैल्यू यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा 2R1 अपॉन R1 प्लस 2 इज इक्वल टू 6/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो भैया क्या हो गया 10R1 बराबर 6R1 प्लस 12। तो ये क्या हो जाएगा 10R1 माइनस 6R1, तो ये क्या हो गया 4R1 बराबर 12। तो R1 बराबर कितना हो गया, R1 बराबर हो गया 3 ओम। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 7th क्वेश्चन देखो भैया। 7th क्वेश्चन कह रहा है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बोथ नन। तो भैया किरचॉफ ने 2 लॉज दिए थे। पहला लॉ कहलाता है किरचॉफ्स करंट लॉ, कि किसी संधि पे नेटवर्क में, किसी सर्किट में, सर्किट्स का जो नेटवर्क है उसमें किसी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना करंट चला जाएगा। सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। तो इट वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और दूसरा लॉ है वोल्टेज लॉ, हालांकि उसके बारे में नहीं पूछा है लेकिन डिस्कस करने में कोई बुराई नहीं है। दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि भैया जितनी एनर्जी सप्लाइड होगी सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। कंजर्वेटिव नेचर को भी शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, कि पूरा चक्कर लगा लोगे लूप में तो जो नेट चेंज इन पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। मतलब हम फर्स्ट लॉ को डिनोट करते हैं सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 से, और सेकेंड लॉ को डिनोट करते हैं सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 से। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिनोट करता है और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिनोट करता है। 8th क्वेश्चन देखो भैया, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन कह रहा है एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R is connected to a battery of EMF E and internal resistance small r। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने एक EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R वाली बैटरी से कनेक्ट कर दिया है भैया। ठीक है भैया, इसका विद्युत वाहक बल E है और बाह्य प्रतिरोध R है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो कह रहे हैं इस रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस्ड जो है वो मैक्सिमम कब होगी। तो भैया एक थ्योरम है जिसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी जो पावर डिवाइस, कोई भी सेल है, वो मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम हीट कब ट्रांसफर करता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है वो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। दिस थ्योरम इज नोन एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसी पे हमारा अगला क्वेश्चन भी बेस्ड है, 9th क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन का भी आंसर यही है जो 8th क्वेश्चन का आंसर है। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R is connected to a cell of internal resistance R, the largest amount of current flows in external resistance when। इस बाह्य प्रतिरोध में मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम धारा कब जाएगी, जब बाह्य और आंतरिक प्रतिरोध बराबर होंगे। जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होंगे तो करंट मैक्सिमम होगा, पावर मैक्सिमम होगी, हीट मैक्सिमम होगी। तो 9th क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा है। 10th क्वेश्चन देखो भैया, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th का भी आंसर यही है। 10th क्वेश्चन भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन है हमारा उसी से है ये, कि द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ इज। विद्युत वाहक बल को नापने के लिए सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट नीचे कौन सा दिया हुआ है। तो भैया याद रखो, सबसे अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो होता है दैट इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल। मेजर वोल्टमीटर भी कर सकता है, लेकिन वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या अंतर है कि पोटेंशियोमीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये रिलेशन है, ये कहलाता है V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये E EMF, I करंट और R है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है ये जब मेजरमेंट लेता है उस समय I 0 होता है, और I 0 होगा तो V किसके बराबर होगा, V E के बराबर होगा। मतलब ये एग्जैक्ट EMF मेजर कर पाएगा। पोटेंशियोमीटर जो होगा एग्जैक्ट EMF मेजर कर पाएगा, जबकि अगर आप वोल्टमीटर लगाओगे किसी सेल के अक्रॉस, अगर मान लो आपने वोल्ट मीटर लगा दिया ईएमएफ नापने के लिए, तो वोल्ट मीटर को बेचारे को कुछ करंट तो लेना ही पड़ेगा इसमें से, और वोल्ट मीटर ने अगर सेल से करंट ले लिया
तो फिर ई नहीं रह जाएगा, ईएमएफ नहीं रह जाएगा, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल वो ई माइनस आई आर हो जाएगा। तो भैया एग्जैक्ट ईएमएफ अगर नापना है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रेफर करेंगे? पोटेंशियोमीटर प्रेफर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भैया, एन इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट कंज्यूम्स 500 वॉट पावर। एक हीटिंग एलिमेंट जो है भैया 500 वॉट पावर कंज्यूम करता है जब उसे हम 100 वोल्ट की लाइन के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। तो भैया यही जो हीटर है हमारा कितनी पावर कंज्यूम करेगा अगर लाइन वोल्टेज जो है वो 150 वोल्ट कर दिया जाए, तो पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी? तो भैया देखो P बराबर होता है V इंटू आई। तो अगर 500 वॉट है, 100 वोल्ट की लाइन है, तो करंट कितना फ्लो होगा उसमें? करंट फ्लो होगा 5 एम्पियर। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब यहां पर 150 वोल्ट है, तो 150 वोल्ट की लाइन है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो पावर जनरेटेड कितनी होगी भैया? पावर जनरेटेड हो जाएगी 750 वॉट। बोलो होगी कि नहीं होगी? अब अगला क्वेश्चन देखो भैया, कह रहे हैं कि जब एक चुंबक को एक कुंडली के पास लाते हैं, मतलब कि मैग्नेट को एक कॉइल के पास लाते हैं, तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो है वो किस किस चीज पर निर्भर नहीं करता है। तो भैया पहले हम बात कर लेते हैं फैराडे के लॉ से रिलेटेड है ये नियम। ये जो क्वेश्चन है, फैराडे का लॉ ये कहता है भैया कि अगर किसी कॉइल के पास एक मैग्नेट को, या मैग्नेट के पास एक कॉइल को, या कुछ भी ऐसा किया जाए जिससे किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, चुंबकीय फ्लक्स में चेंज हो, तो कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई बाई डी टी। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इस तरह होता है कि उस कॉज को अपोज करता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ। ये हमारा लेंज लॉ है। तो भैया देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये, कि पहला ऑप्शन दे रखा है कि कुंडली में फेरों की संख्या पर, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो भैया उस पे तो करता है। ये पूछ रहे हैं नहीं किस पे करता है। ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, याद रखना। तो किस पे नहीं करता है? तो नंबर ऑफ टर्न्स पे तो करता है। फिर दूसरा, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण पर, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, तो उस पे भी करेगा। क्यों भैया? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन का जो रेट ऑफ चेंज है वो भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर ये मैग्नेट कमजोर होगा तो रेट ऑफ चेंज भी कम होगा, और अगर मैग्नेट ताकतवर होगा तो रेट ऑफ चेंज भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट पे भी करता है। उसके बाद कुंडली के प्रतिरोध पर नहीं करता भैया, रेजिस्टेंस पर नहीं करता। करंट करेगा, आई बराबर ई बाई आर। ईएमएफ का रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा भी नहीं सही है। क्यों? चौथा क्या कह रहा है? चुंबक की गति पर, तो गति पर करेगा। अगर ये तेज आएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा, तो ईएमएफ ज्यादा होगा, और अगर धीरे आएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होगा, तो ईएमएफ भी क्या होगा? कम होगा। तो तीसरा ऑप्शन सही है कि भैया किस पर नहीं डिपेंड करता? रेजिस्टेंस पर ईएमएफ डिपेंड नहीं करता। हां, करंट डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पर। इंड्यूस्ड करंट अगर होगा तो वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, 13th क्वेश्चन देखो भैया, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज 8t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। चुंबकीय फ्लक्स दिया हुआ है, तो t बराबर 4 सेकेंड में इसमें कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। तो E बराबर होता है भैया माइनस डी फाई बाई डी टी। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, 8t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 16t। 3t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 5 का हो जाएगा 0। तो भैया E बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड पे 16 इंटू 4 प्लस 3 मतलब 64 प्लस 3, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 67 वोल्ट, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट देखो भैया, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज L। एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस मतलब स्वप्रेरकत्व जो है वो L है। कीपिंग द लेंथ एंड एरिया सेम, लेंथ और एरिया को नहीं बदल रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स को 4 टाइम्स कर दिया है। नंबर ऑफ टर्न्स को कितना कर दिया है? फेरों की संख्या को कितना कर दिया है? 4 गुना कर दिया है। तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल।
यहां पर n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के साथ लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाता है n स्क्वायर a अपॉन l। तो भैया लेंथ जो है दोनों ही फॉर्मूलों में देख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स के को 4 टाइम्स कर दिया जाएगा तो L जो है, जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, जो सेल्फ इंडक्टेंस है, वो 16 टाइम्स हो जाएगा। तो भैया आंसर हो जाएगा यहां पर कितना, आंसर हो जाएगा 16L। अब देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। दो कॉइल्स का सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो है L1 और L2, तो उनके बीच जो मैक्सिमम पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में रिलेशन होता है m इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2। के को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और के अगर 1 हो जाए तो मैक्सिमम कपलिंग अगर हो जाए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट L1 L2। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 16 मैकेनिक्स से है। ये कह रहा है इफ द काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड देन द फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम विल बी। मतलब अगर गतिज ऊर्जा को 2 गुना कर दिया जाए, k डैश इज इक्वल टू 2k, तो भैया मोमेंटम में जो चेंज होगा फ्रैक्शनल चेंज p डैश अपॉन p वो कितना होगा, ये पूछा भैया। तो देखो k डैश बराबर 2k, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है p स्क्वायर बाई 2m। k बराबर हाफ mv स्क्वायर में m से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये p स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m, k डैश बराबर हो जाएगा p डैश स्क्वायर बाई 2m। तो k डैश बाई k कितना हो जाएगा, k डैश बाई k हो जाएगा p डैश स्क्वायर बाई p स्क्वायर, m कैंसिल हो जाएगा। तो ये भैया कितना आ गया, ये आ गया 2k बाई k बराबर p डैश स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। तो k से k क्या हो गया, कैंसिल। तो p डैश अपॉन p बराबर कितना आ गया, रूट 2 आ गया। सो दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम, दैट इज रूट 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, नंबर 17 क्या कह रहा है। A transformer is used to option A change the alternating potential, option B change the direct current, option C both, option D none of the above। तो ट्रांसफार्मर जो है भैया म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। जो हाई को लो में बदलता है उसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और जो लो को हाई में बदलता है उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और करंट का कन्वर्जन जो है वो अपने आप मिल जाता है। मतलब जब हाई को लो में कन्वर्ट करेगा वोल्टेज को, तो करंट जो है वो अपने आप लो से क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो ये जो डिवाइस होती है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, इसे कहते हैं ट्रांसफार्मर। अब म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज तभी होगा जब करंट में चेंज होगा। तो डायरेक्ट करंट को हम कांस्टेंट करंट एज्यूम करते हैं, तो भैया डायरेक्ट करंट के साथ ट्रांसफार्मर काम नहीं कर पाएगा माइंडेड, इट ओनली वर्क्स विद अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है भैया, तो ऑप्शन इसका सही होगा ए, मतलब ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू चेंज द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ अ ट्रांसफार्मर कीपिंग द पीक वोल्टेज, if a transformer keeping the peak voltage, if in a transformer keeping the peak voltage of the primary coil same, the frequency of voltage is changed from 50 hertz to 60 hertz, then the voltage of secondary coil will be। मतलब अगर एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज जो पीक वोल्टेज है उसको सेम रखा जाए, जो प्राथमिक कुंडली पर जो हम वोल्टेज जो लगा रहे हैं उसको नहीं चेंज करें और फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें, तो भैया क्या असर पड़ेगा सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज पे। तो भैया सेकेंडरी कॉइल की जो वोल्टेज होती है वो केवल और केवल नंबर ऑफ टर्न्स पे और वायर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। अगर तुम्हें याद होगा
तो भैया प्राइमरी कॉइल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है एनपी डी फाई बाई डी टी। अगर सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। तो भैया इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, ई एस अपॉन ई पी बराबर एन एस अपॉन एन पी। मतलब जो वोल्टेज है वो केवल और केवल नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, उसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो भैया इट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड। एडी करंट्स, भंवर धाराएं कहते हैं हिंदी में इनको। तो एडी करंट्स कब प्रोड्यूस होते हैं भैया, तो जब किसी मेटल सरफेस को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी सरफेस पर जो सर्कुलर करंट्स, स्पेशल करंट्स जनरेट होते हैं, वर्लपूल शेप में जनरेट होते हैं, उन्हें कहते हैं एडी करंट्स। इनकी डिस्कवरी फोकाल्ट ने की थी, इसलिए इनको फोकाल्ट करंट भी कहते हैं। तो भैया एडी करंट्स जो होते हैं वो तब प्रोड्यूस होते हैं जब किसी मेटल को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रहा है, लॉरेंस इक्वेशन F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी में दो पेयर ऑफ वेक्टर्स बताने हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है। तो भैया लॉरेंस इक्वेशन क्या, दुनिया में कोई भी वेक्टर प्रोडक्ट तुम्हें देखने को मिल जाए, C बराबर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B फॉर्म का कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स में मिल जाए, बहुत सारे हैं। टॉर्क निकालते हैं, डाइपोल पे होता है P क्रॉस E, है ना। और भी बहुत सारे फॉर्मूले तुम पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये होता है, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए ये होता है। तो कोई भी तुम्हें इस तरीके का फॉर्मूला मिल जाए जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो भैया क्रॉस प्रोडक्ट की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये C बराबर A क्रॉस B अगर है तो C जो है वो A के भी परपेंडिकुलर होगा और C जो है वो B के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस हिसाब से F जो है वो V के परपेंडिकुलर होगा और F जो है वो B के परपेंडिकुलर होगा। अब इससे जुड़े तुम्हें दो और बातें बता देते हैं, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स जो है कभी किसी पार्टिकल की एनर्जी को चेंज नहीं कर पाएगा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर पाएगा। मोमेंटम तो चेंज कर देगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोमेंटम तो चेंज कर देगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर देगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर पाएगा। माइंड इट, इलेक्ट्रिक फोर्स कर सकता है। इसी वजह से साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इस्तेमाल करते हैं। साइक्लोट्रॉन जब डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। F परपेंडिकुलर टू B, फोर्स जो है B के परपेंडिकुलर है, इससे क्या प्रॉपर्टी रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कह सकते हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, उन्हें वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं नहीं कह सकते। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। क्यों? क्योंकि भैया जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है भैया, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। F और F जो है V के भी परपेंडिकुलर है, F जो है B के भी परपेंडिकुलर है, मतलब बोथ A एंड B। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखो भैया, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड या नन ऑफ दीज। तो भैया मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 21 का। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर इज द amount of current flowing through each of the two parallel wires 1 meter apart and of infinite length that will give rise to a force between them equal to, मतलब दो वायर हैं इनफाइनाइट लेंथ के, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अगर इनमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो भैया फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स में तुमने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई DL। ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं
तो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक दूसरे पर इतना फोर्स लगाते हैं। तो अगर इसमें I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर रख दिया जाए, D बराबर 1 मीटर रख दिया जाए, तो भैया क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F अपॉन एल। F अपॉन एल बराबर हो जाएगा क्या, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है कितनी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2 पाई, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। मतलब 1 एम्पियर वो करंट है जो जब दो पैरेलल कंडक्टर्स में फ्लो होती है, जो कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं, तो वो एक दूसरे पर इतना फोर्स लगाते हैं पर यूनिट लेंथ। यहां पर एक और बात बताते हैं रिलेटेड, पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर। अगर समानांतर धाराएं हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा अट्रैक्टिव होगा, और अगर एंटी पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इन एन LCR सर्किट L इज इक्वल टू 8 हेनरी दे रखा है भैया, C इज इक्वल टू दे रखा है 0.5 माइक्रोफैरड, और R दे रखा है 100 ओम। R कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो भैया रेजोनेंस क्या होता है समझ लेते हैं। LCR सर्किट में जब VL और VC बराबर हो जाते हैं, XL और XC बराबर हो जाते हैं, तो भैया इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है, और इंपीडेंस मतलब प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है, और करंट मैक्सिमम हो जाता है। इस फिनोमिना को कहते हैं सीरीज रेजोनेंस। सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंस कहते हैं इसको, करंट का मैक्सिमम होना। और करंट मैक्सिमम कब होता है, करंट मैक्सिमम होता है जब XL और XC बराबर हो जाते हैं, क्योंकि तभी Z मिनिमम होगा। Z का फॉर्मूला तुम्हें अगर याद हो, प्रतिबाधा वो होती है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो XL बराबर XC अगर है तो ओमेगा L बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन LC, तो ओमेगा बराबर 1 अपॉन √LC। अब याद रखो, ऑप्शन में अगर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड में दे रखी है तो तुम्हें ओमेगा निकालना है, और अगर ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दे रखी है तो तुम्हें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई √LC से निकालना पड़ेगा। अब यहां पर तुम्हारे जो ऑप्शंस हैं वो रेडियन पर सेकंड में दे रखे हैं, तो हमें इसका मतलब ओमेगा बराबर 1 अपॉन √LC से कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा बराबर 1 अपॉन √LC, तो L कितना है, L है 8 हेनरी, और C कितना है 0.5 माइक्रोफैरड, तो इसे फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ऊपर आएगा 10⁻+6, तो ये 10⁻³ हो जाएगा, और 8 5 जा ये कितना हो जाएगा 40, तो ये डेसिमल के बाद √4, तो ये हो जाएगा भैया 1000/2, मतलब ये हो जाएगा 500 रेडियन पर सेकेंड। तो हमारी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 500 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी। अब भैया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 देखो भैया, कह रहा है इफ Z इज द इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट, अगर LCR सर्किट का इंपीडेंस जो है वो Z है, तो भैया उस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा। तो पावर फैक्टर आता है पावर के एक्सप्रेशन से, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन LCR सर्किट इन एन AC सर्किट, और वो होता है VRMS IRMS cos phi। तो क्योंकि जो एवरेज पावर डिसिपेटेड है, औसत शक्ति क्षय, वो डिपेंड करता है cos phi पे, इसीलिए cos phi को कहा जाता है पावर फैक्टर। अगर cos phi मिनिमम होगा तो पावर डिसिपेटेड मिनिमम होगी, cos phi मैक्सिमम होगा तो पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होगी। तो दैट इज वाई cos phi इज नोन एज पावर फैक्टर। तो जैसे हमने वोल्टेज ट्रायंगल बनाया था, ये VR था हमारा, करंट जो है सेम फेज में होता है रेजिस्टेंस के साथ, ये हमारा VL था, ये हमारा VC था, तो ये भैया हो गया VL माइनस VC। अब हम पैरेललोग्राम बना लें, ये V हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज, तो इस ट्रायंगल को जिसमें ये बेस हो गया VR, ये परपेंडिकुलर हो गया VL माइनस VC, और ये रिजल्टेंट वोल्टेज हो गई V, दैट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर।
तो इसको वोल्टेज ट्राइंगल कहते हैं। अगर इसी के करस्पॉन्डिंग हम ट्राइंगल बनाएं, वी आर की जगह आर बना दें, VL माइनस VC की जगह जो इनका करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंस है XL माइनस XC बना दें, और ये जो V है इसकी जगह Z बना दें, तो ये नेचुरल सी बात है, यहां फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो cos फाई की वैल्यू अगर यहां से निकालें तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, R अपॉन Z। तो ये जो है वो क्या हो जाता है, पावर फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट देखो भैया, वॉटलेस करंट मींस, वॉटलेस करंट का मतलब क्या है, तो ये भी भैया पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, VRMS IRMS cos फाई। तो भैया वॉटलेस करंट का मतलब, वॉट जो है वो पावर की यूनिट होती है, तो वॉटलेस मतलब पावर डिसिपेशन जीरो, और पावर डिसिपेशन जीरो कब होगा, जब cos फाई जीरो होगा, और cos फाई जीरो कब होगा, जब फाई हो जाएगा π/2, मतलब फाई हो जाएगा 90। तो भैया ये होता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। जब केवल इंडक्टर लगा हो, केवल कैपेसिटर लगा हो, फाई 90 हो जाता है, cos फाई 0 हो जाता है, एवरेज पावर डिसिपेटेड 0 हो जाती है, और ऐसे करंट्स को कहते हैं वॉटलेस करंट्स या आइडल करंट्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ साइकिल इज 0, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेट करंट इन अ डायोड डिपेंड्स ऑन। प्लेट करंट जो है वो डायोड में किस चीज पर डिपेंड करता है, तो डायोड वॉल्व का क्वेश्चन है। कैथोड को हीट करते हैं तो थर्माइनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और वहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव अप्लाई करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर प्लेट की तरफ जाएं और करंट मिले। तो प्लेट जो करंट है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ कैथोड, ऑब्वियसली जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, और पोटेंशियल ऑफ द प्लेट, क्योंकि जितने ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो प्लेट करंट जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, पहला प्लेट पोटेंशियल और दूसरा टेम्परेचर, मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। क्या है, इन अ डायोड वॉल्व द स्पेस चार्ज लिमिटेड करंट IP डिपेंड्स ऑन प्लेट वोल्टेज। जो स्पेस चार्ज करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इसके लिए भैया हमारी चाइल्ड्स इक्वेशन है, दिस इज नोन एज चाइल्ड्स इक्वेशन, और ये कहती है कि भैया प्लेट करंट जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू द पावर 3/2, तो VP की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये चाइल्ड्स इक्वेशन है, डिस्कस करेंगे जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन करेंगे, डायोड वॉल्व पढ़ेंगे, ट्रायोड वॉल्व पढ़ेंगे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें ऑप्शन करेक्ट है डी। नेक्स्ट देखो भैया, तो भैया अगला क्वेश्चन हमारा 28th ट्रायोड वॉल्व से है। द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ अ ट्रायोड इज 20। एक ट्रायोड का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो है वो 20 है। प्लेट रेजिस्टेंस जो है वो 10 किलो ओम है, 10 किलो ओम। तो उसका म्यूचुअल कंडक्टेंस कितना होगा ये पूछा है, GM पूछा है कितना होगा। तो भैया रिलेशन होती है ट्रायोड वॉल्व के लिए म्यू इज इक्वल टू GM इंटू RP। तो म्यू 20 दे रखा है, GM पूछा है, RP 10 किलो ओम दे रखा है, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। तो GM हो जाएगा 20/10 इंटू 10 टू द पावर 3, सो दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3। और क्योंकि भैया रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है मो, 1 ओम या ओम इनवर्स या इसे कहते हैं मो। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मो जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखो भाई, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड डिपेंड्स ऑन। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। 5 नियम है भैया, देखो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित बता देते हैं तुम्हें। पहला कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उनकी जो संख्या है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऊर्जा जो है उसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, आवृत्ति पर निर्भर करती है वो। और एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति कहते हैं उसको हिंदी में। और
लाइट के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता है। तो ये पांचों लॉज हैं, ध्यान रखना इनको। करेंगे इसको कवर हम जब अपना थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6 × 10⁻⁻7 मीटर इज। तो भैया मोमेंटम और वेवलेंथ, मोमेंटम एक पार्टिकल प्रॉपर्टी है संवेग, और वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य, ये वेव प्रॉपर्टी है, तरंग की प्रॉपर्टी है। और इन दोनों को बहुत ही सुंदर रिलेशन जिसे डी ब्रॉगली रिलेशन कहते हैं उससे रिलेट किया था डी ब्रॉगली ने। तो h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34। और भैया हमें P निकालना है, यहाँ पर h/λ हो जाएगा। लैम्डा दे रखा है कितना? लैम्डा दे रखा है 6 × 10⁻⁷। तो हमें मोमेंटम निकालना है, तो भैया इसे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.1, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻27 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा मोमेंटम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि बोर ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होता है? तो बोर ऑर्बिट में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, उसे घूमने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत होती है। और ये सेंट्रिपिटल फोर्स उसे कहां से मिलता है? ये सेंट्रिपिटल फोर्स उसे मिलता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। तो यहां पर अगर हम R से R कैंसिल कर दें तो mv² की वैल्यू आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, तो भैया ये हो जाएगा हाफ ऑफ 1/4πε0 ZE²/R। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4πε0। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस ही हो जाएगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो है वो ZE हो जाएगा अपॉन R। तो ये हो जाएगी 1/4πε0 ZE²/R माइनस साइन के साथ। तो K/U जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1/2। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। टोटल एनर्जी निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे। टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा निगेटिव आएगी। ये शो करता है कि भैया इलेक्ट्रॉन एक बाउंडेड सिस्टम है। तो टोटल एनर्जी जो है उसको भी अगर हम निकाल लें, यहां पर इन दोनों को ऐड कर दें तो वो हो जाती है -12 1/4πε0 ZE²/R। तो देख सकते हो मैग्नीट्यूड जो है काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी के बराबर है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी की 2 टाइम्स है। मतलब ये रिलेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। तो काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डबल है टोटल एनर्जी की। अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल, हाफ लाइफ जो है इट इज x टाइम्स द मीन लाइफ, औसत आयु और ये अर्ध आयु। तो भैया ये होता है 0.693 टाइम्स मीन लाइफ, और उल्टा भी कभी कभी पूछ लेते हैं तो ये होता है 1.44 टी हाफ। तो ये दोनों ही रिलेशंस इंपॉर्टेंट करिए। फिलहाल के लिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? 0.693 करेक्ट है ऑप्शन। हाफ लाइफ वो होती है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपनी इनिशियल क्वांटिटी का आधा रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स से ही है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होगी ये पूछा है, और इन्होंने डेटा दे रखा है, मतलब न्यूक्लियस का मास दे रखा है इसके, एक प्रोटॉन का मास दे रखा है, एक न्यूट्रॉन का मास दे रखा है, और उसमें से माइनस कर देना है न्यूक्लियस के मास को। कैसे, क्यों कर देना है? देखो भाई बाइंडिंग एनर्जी आई कहां से? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके जब न्यूक्लियस बनाते हैं तो न्यूक्लियस का मास हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंबाइंड मास से कम होता है, और इस कमी को कहते हैं मास डिफेक्ट।
और ये जो कमी है मास डिफेक्ट, ये डेल्टा एम सी स्क्वायर से, आइंस्टाइन भैया चाचा कह गए थे कि मास एनर्जी जो रिलेशन है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो ये जो मास डिफेक्ट है इसके बराबर जो एनर्जी होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये न्यूक्लियॉन्स को बांधने के काम आती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांधने के काम आती है, और इसी एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए कैसे करोगे, क्या 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 करोगे, कितने प्रोटॉन हैं, तो भैया ये एटॉमिक नंबर है 8 प्रोटॉन है, तो 8 प्रोटॉन्स का मास निकालोगे कैसे, एक प्रोटॉन के मास को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये मास नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, इसका मतलब भैया 8 न्यूट्रॉन्स हैं, और माइनस कर दोगे न्यूक्लियस का मास जो कि दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में, तो न्यूक्लियस का मास जो है वो माइनस कर दोगे, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये मास डिफेक्ट आ जाएगा। अब क्योंकि ये सारा का सारा जो मास डिफेक्ट है वो तुम्हें दे रखा है एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में, तो तुम्हें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर निकालना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आंसर जूल में निकालना होता तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, इसको केजी में कन्वर्ट करते, लेकिन यहां पर ये मास एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है, आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, ये जो डेल्टा एम आएगा इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे 931 से, और आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आंसर नहीं आएगा, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। न्यूमेरिकल में बाइंडिंग एनर्जी नहीं निकालनी है, क्वेश्चन में निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आती है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन जो है वो एक कलेक्टिव टर्म है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए मिल करके, तो कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है मिलकर के 16 हैं, तो 16 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7.976 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हमारा आंसर है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल व्हेन द न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर के इज। तो भैया देखो, न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन जो होता है, उसमें जब हम एक न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं यूरेनियम पे, तो 2 न्यूक्लियस मिलते हैं हल्के, बेरियम और क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं साथ में। ये 3 अगले 3 यूरेनियम को शिकार बनाते हैं, 9 निकलते हैं, 9 से 27, 27 से 81, मतलब ये चेन रिएक्शन होती है। अगर इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया, मतलब कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रिंसिपल है, और अगर नहीं कंट्रोल कर पाए, अनकंट्रोल्ड हो गई, तो वो एटम बॉम्ब का प्रिंसिपल है। मतलब बेस दोनों न्यूक्लियर फिशन में है, फिशन पे है, एक में कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो रही है, एक में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो रही है। तो भैया न्यूक्लियर रिएक्टर के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है मॉडरेटर और एक होता है कंट्रोल रॉड्स। क्या होता है कि जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं ये थोड़े आवारा किस्म के होते हैं, इधर उधर भागते हैं ये, तो इनकी एनर्जी को स्लो डाउन करने के लिए हम मॉडरेटर का यूज करते हैं, हैवी वाटर और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है जनरली। अब जब तीनों न्यूट्रॉन को हमने कब्जे में कर लिया, तीनों ने यूरेनियम को शिकार बना लिया, 9 बन गए, तो ये जो न्यूट्रॉन जिस रेट से मल्टीप्लाई होते हैं इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, या क्वेश्चन में न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर कह दिया इन्होंने। जैसे 1 से 3 बने तो 3/1, मतलब 3 हो गया रिप्रोडक्शन फैक्टर। 3 से 9 बने, 9 के 9 अगर फिशन करेंगे तो 9/3 होगा, और 9 में से 1 भाग गया, 8 ने केवल फिशन किया तो 8/3 हो जाएगा रिप्रोडक्शन फैक्टर। मतलब ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो फिशन कराते हैं, जो यूरेनियम को तोड़ते हैं, उनकी बात हो रही है। तो भैया न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होता है k बराबर 1, k लेस देन 1 और k ग्रेटर देन 1, 3 वैल्यूज होती हैं। तो k लेस देन 1 को सेफ कहा जाता है, सेफ। k इक्वल टू 1 होता है तो मतलब क्रिटिकल मामला हो गया, जो एम्प्लॉइज होते हैं वहां पर, जो वर्कर्स होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, और k ग्रेटर देन 1 तो सुपर क्रिटिकल हो जाता है, मतलब अब कुछ खतरा आ सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर तुरंत शटडाउन नहीं किया गया। तो न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर जो है k जो है क्रिटिकल कब होगा, जब k बराबर कितने के हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड्स होती हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रॉन्स को, कैडमियम रॉड्स होती हैं जनरली। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा k इज इक्वल टू 1। k जो है किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो हमारा जो रिएक्टर है वो क्रिटिकल स्टेट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही आसान है, डायमेंशंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन दे रखी है और उसके 3 फॉर्मूले दे रखे हैं इन्होंने, ml-1 t-1 ये इन्होंने कहा है, और कहा है कि v वेलोसिटी है, a एरिया है और t टाइम है। तो ईटा बराबर इन्होंने 3 फॉर्मूले दे रखे हैं, a dv/dt, a dt/dv और 1/a dv/dt। तो ये जितनी भी चीजें, एरिया L², वेलोसिटी LT-1 और dt टाइम, इसमें किसी में भी m नहीं आ रहा है। तो m अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये डायमेंशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अब अगला देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भैया, डायमेंशन बतानी है, डायमेंशन से क्वेश्चन है ये। P इज इक्वल टू A प्लस एक्स अपॉन बी, इसमें P जो है वो प्रेशर है और x जो है वो डिस्टेंस है। तो डायमेंशन पूछिए a अपॉन बी की, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि a और x को ऐड किया है तो a और x की डायमेंशन सेम होगी, तो a और x की डायमेंशन सेम होगी, मतलब a की डायमेंशन होगी l, क्योंकि x डिस्टेंस है। अब भैया b की डायमेंशन क्या होगी, तो निकाल लेते हैं। p की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, प्रेशर की, प्रेशर हो गया ml-1 t-2, ये l प्लस l हो गया, ये b हो गया, तो b बराबर क्या हो गया, b बराबर हो गया l अपॉन ml-1 t-2। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो भैया ये क्या हो गया, b की डायमेंशन हो गई m-1, बोलो हुई कि नहीं हुई। अब भैया l को ऊपर ले आए तो ये l² हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, और t-2 ऊपर आ गया तो ये क्या हो गया, t² हो गया, बोलो भैया हुआ। अब a अपॉन b क्या हो जाएगा, तो a अपॉन b हो जाएगा, a की डायमेंशन l है और ये हो गया m-1, ये हो गया l², ये हो गया t की पावर +2, t की पावर क्या हो गई, +2 हो गई। तो भैया l से ये कैंसिल हो गया, तो ये m-1 ऊपर आएगा तो m हो जाएगा, और ये t की पावर l ऊपर आएगा तो l की पावर -1 हो जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये डायमेंशन वापस किसकी आ गई है, ये डायमेंशन आ गई है वापस, प्रेशर की डायमेंशन आ गई है a अपॉन बी। तो वो आनी ही थी। क्यों आनी थी, क्योंकि भैया देखो a प्लस एक्स, इसकी डायमेंशन जो है वो a के बराबर होगी, और b की डायमेंशन, तो a अपॉन b की डायमेंशन लिटरली जो है वो किसके बराबर होगी, प्रेशर के बराबर होगी, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में जो टर्म्स होते हैं उनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती है। तो a प्लस एक्स की डायमेंशन a के बराबर होगी, b की डायमेंशन जो है वो होगी ही होगी, तो a अपॉन b पूरे की डायमेंशन किसके बराबर होगी, प्रेशर के बराबर होगी। तो शॉर्टकट से भी इस क्वेश्चन को बता सकते थे कि ये जो डायमेंशन होगी वो प्रेशर के बराबर, दैट इज ml-1 t-2। अगला देखो भैया, और देखो भैया ऐसे भी देख सकते हो, p बराबर a अपॉन b प्लस x अपॉन b लिख लिया भैया। तो जो डायमेंशन x अपॉन b की होगी वही डायमेंशन a अपॉन b की होगी, वही प्रेशर की होगी, मतलब a अपॉन b की डायमेंशन किसके बराबर होगी, प्रेशर के बराबर होगी। तो कई तरीके हैं, जितने शॉर्टकट से करोगे उतना ही फायदा मिलेगा, टाइम सेव होगा, क्योंकि पूरे 125 करके आने हैं, एक भी कम नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू 4i कैप माइनस 3j कैप। तो 4i कैप माइनस 3j कैप के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं अगर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए भैया, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। तो जो पहला ऑप्शन है 4i कैप प्लस 3j कैप। तो 4i कैप प्लस 3j कैप के साथ अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 0 नहीं आएगा, 4 4 जा 16 और ये -9 7 हो जाएगा। अब दूसरा दे रखा है भैया 7k, तो 7k के साथ अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो तो 0 आएगा ही आएगा। क्यों आएगा भैया, i इसमें है नहीं तो ये 0 हो गया, i का कॉफिशिएंट। j का मल्टीप्लाई करोगे वो भी 0, k इसमें नहीं है तो 7k हो गया एक आंसर। दूसरा दे रखा है इसमें 6i, तो 6i के साथ भी इसका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। और चौथा ऑप्शन दे रखा है इसमें 3i कैप प्लस 4j कैप। तो 3i कैप प्लस 4j कैप के साथ अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12, तो 12 - 12 क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन है।
तो 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होगा, जो भी बोर्ड ने डिसाइड किया होगा उस हिसाब से मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। तो ये हमारे 2 आंसर हैं। तो 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर तभी होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0, क्योंकि a डॉट b बराबर क्या होता है 0, ए बी कॉस थीटा क्या होता है 0, और कॉस थीटा 0 तभी होगा जब थीटा क्या हो जाएगा 90। अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 39, द डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर आर इज। तो भैया पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट। मतलब अगर हम किसी का डाइवर्जेंस लेना चाह रहे हैं तो उसका इसके साथ क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। और डेल का मतलब क्या होता है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। बोलो होता है कि नहीं होता है। और भैया डॉट में आ गया ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो भैया आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो डेल एक्स ओवर डेल एक्स, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये आ गया डेल एक्स ओवर डेल एक्स प्लस ये जे डॉट जे डेल वाई ओवर डेल वाई और प्लस डेल जेड ओवर डेल जेड, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1। मतलब डाइवर्जेंस आर की वैल्यू क्या हो गई, डाइवर्जेंस आर की वैल्यू हो गई 3। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, इफ अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी विच वन हैज ग्रेटर मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो k1 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m1 और k2 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m2। अब ये कह रहे हैं कि भैया इनका काइनेटिक एनर्जी बराबर है, मतलब k1 बराबर किसके है, k2 के। तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p1 स्क्वायर अपॉन 2m1 इज इक्वल टू p2 स्क्वायर अपॉन 2m2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा भैया, p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर बराबर m1 अपॉन m2। p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m2। इसको यहां लिख देते हैं, तो p1 अपॉन p2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट m1 अपॉन m2। तो भैया जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, और जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम। मतलब लाइट बॉडी और हैवी बॉडी है तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, तो हैवी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए,